अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। अच्छा बच्चों, लेक्चर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 और लेक्चर नंबर अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम इन फ्यूचर विजन। चैप्टर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 22 में बच्चों मैं आप सारे बच्चों को वेलकम करता हूँ। आज का बच्चों जो टॉपिक है हमारा आज का, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। आज हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, और साथ ही इस पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज जो हैं लास्ट में एक्सरसाइज में दिए हैं उनको डिस्कस करेंगे, और इस पूरे चैप्टर के जितने भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बच्चों आप पिछले 2 लेक्चर से सुनते आ रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उसूल क्या है। तो हम ये समझ चुके हैं, लेक्चर नंबर 21 में भी ये डिस्कस किया था कि एक मेटल के ऊपर जो कि कम कीमत है, लेस एक्सपेंसिव है, चीप है, उसके ऊपर किसी कीमती मेटल की कोटिंग कर देना ताकि वो दिखने में खूबसूरत लगे, उसकी रिपेयरिंग, उसकी मरम्मत हो जाए और वो जो है रस्टिंग से बच जाए। इस प्रोसेस को हम बोलते थे ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। अगर तो ये फिज़िकल मेथड से की जाती है, एक मेथड इसका फिज़िकल है और दूसरा इसको केमिकली बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी हम जो है एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग कर सकते हैं। प्रिंसिपल बच्चों आप जानते हैं, जो एक्सपेंसिव मेटल होती है, जो कीमती मेटल होती है, उसका हम एनोड बना देते हैं, उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, और जिस मेटल के ऊपर हम कोटिंग करना चाहते हैं उस मेटल का कैथोड बना दिया जाता है, उसको मेटल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, और दोनों के दोनों रॉड्स को एक सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाता है, जिस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली उस ही मेटल का इलेक्ट्रोलाइट होगा जिस चीज़ की हम प्लेटिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर बच्चों मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर हम डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम आज का बच्चों जो टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम है। बेसिकली क्रोमियम और सिल्वर की प्लेटिंग का तरीकाकार एक ही है। फ़र्क क्या होगा, जिन बच्चों को लेक्चर समझ आ गया था लास्ट वाला, उनको ये फ़र्क भी पता लग जाएगा कि जिस चीज़ की प्लेटिंग करनी है उसका हमने एनोड बना देना है। फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर आप सिल्वर की कोटिंग करना चाहते हैं, तो एनोड जो होगा वो सिल्वर का बना लें। ये एनोड है जिसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। ये बैटरी है ऊपर, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। और जिस चीज़ के ऊपर आप चाहते हैं कोटिंग हो जाए, जो आपकी लेस एक्सपेंसिव मेटल है, लेट फॉर एग्जांपल, इस तरह हमने एक एग्जांपल ली थी बच्चों स्पून की। लेट फॉर एग्जांपल आप स्पून के ऊपर कोटिंग करना चाहते हैं, एक चम्मच के ऊपर कोटिंग करना चाहते हैं, उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, उसका कैथोड बना देते हैं। जिसे पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है उसे हम एनोड बोलते हैं, और वो रॉड जिसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, दिस इज कॉल्ड कैथोड। एनोड जो होता है उस मेटल का बनता है जिसकी हम कोटिंग करना चाहते हैं। ये कोई भी एक्सपेंसिव मेटल हो सकती है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, और मोस्टली कैथोड जो होता है ये लेस एक्सपेंसिव मेटल्स का होता है। इसमें आयरन हो सकती है, लोहा जिसको आसानी से जंग लग जाता है, ये कोई स्टील भी हो सकता है बच्चों। इसके अलावा ये कॉपर भी हो सकता है, तांबा। इनके ऊपर हम कोटिंग करते हैं, ये लेस एक्सपेंसिव है। सिल्वर की प्लेटिंग में हमने देखा था कि जो एनोड होगा वो सिल्वर का बना दें। अगर आप क्रोमियम की कोटिंग करना चाहते हैं तो जो एनोड है वो क्रोमियम का बना दें। अगर आप गोल्ड की कोटिंग करना चाहते हैं तो जो एनोड होगा गोल्ड का बना दें। एनोड कैसे बनता है, उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ के सॉल्यूशन में डिप कर दें। कौन से सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन में जिस चीज़ की आप कोटिंग करना चाहते हैं उसी के इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिल्वर की कोटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो सिल्वर का इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगर आप गोल्ड की कोटिंग करना चाहते हैं तो ये जो सॉल्यूशन जिसके अंदर हमने दोनों रॉड्स को डिप करना है, ये सॉल्यूशन भी गोल्ड का ही होगा। आज हम चूंकि पढ़ने जा रहे हैं क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसीलिए गेस करें
एनोड किस चीज़ का बना जाएगा? एनोड को बच्चों या तो एनोड जो होगा या तो वो प्योर खालिस प्योर क्रोमियम का बनेगा, या क्रोमियम की बजाय हम उसका एक अलॉय है जिसे एंटीमोनियल लेड कहा जाता है, PbSb, एंटीमोनियल लेड, इसका एनोड बनाया जाता है बच्चों। मोस्टली हम प्योर क्रोमियम का एनोड नहीं बनाते बिकॉज इट इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव। प्योर क्रोमियम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। हाँ, हम बना सकते हैं एनोड जो है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एनोड किसका बनाएं? प्योर क्रोमियम का। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो लेड, एंटीमोनियल लेड जो है उसका एनोड बना दिया जाता है। और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्रोमियम का ही होता है, दैट इज क्रोमियम सल्फेट, Cr2SO4 थ्राइस। क्रोमियम सल्फेट क्रोमियम का ही इलेक्ट्रोलाइट है। और कैथोड किस चीज़ का होगा? आयरन का, स्टील का, कॉपर का, कोई भी मेटल जिसके ऊपर आप कोटिंग करना चाहते हैं। बच्चों अगर तो पिछले लेक्चर में कोई प्रॉब्लम रह गई है तो वो बच्चे इस लेक्चर को गौर से सुनो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का असूल ये है कि जो मेटल जिसकी कोटिंग करनी है, जो एक्सपेंसिव मेटल है उसको एनोड बना दें, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें। जिस चीज़ के ऊपर कोटिंग करना चाहते हैं उसे कैथोड बना देते हैं, उसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। दोनों को एक टैंक के अंदर डिप कर दिया जाता है जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है। इलेक्ट्रोलाइट उसी मेटल का होता है जिसकी हमने कोटिंग करना होती है। मैंने क्रोमियम की कोटिंग आज पढ़नी है तो क्रोमियम का सल्फेट यूज़ किया जाता है। जैसे ही सर्किट को ऑन करते हैं, तो जो क्रोमियम के आयंस हैं वो क्रोमियम से निकलते हैं और कैथोड की तरफ, एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ माइग्रेट करना शुरू हो जाते हैं, मूव करना शुरू हो जाते हैं। कैसे? यहाँ पर बच्चों मैं बनाता हूँ 2 रॉड्स। यहाँ पर मैंने 2 रॉड्स बनाए हैं, एक एनोड बना रहा हूँ और एक कैथोड बना रहा हूँ। ये एनोड है जिसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है। यहाँ पर मैंने कैथोड बना दिया है। ये वो चीज़ है जिसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है। ये कैथोड है, इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। जैसे ही सर्किट को ऑन करेंगे, ये जो एंटीमोनियल लेड है या ये जो प्योर क्रोमियम है, यहाँ से क्रोमियम के आयंस निकलेंगे। यहाँ से Cr+3 क्रोमियम के आयंस निकलेंगे और इस सॉल्यूशन में से मूव करते हुए, ये सॉल्यूशन कौन सा है? इस दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है? क्रोमियम सल्फेट। जब क्रोमियम सल्फेट टूटता है, इलेक्ट्रोलाइट उस चीज़ को कहते हैं जो आसानी से टूट जाए और अपने सॉल्यूशन से करंट पास करने की इजाज़त दे। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इट इज़ अ सॉल्यूशन, इट इज़ अ मटीरियल दैट इन सॉल्यूशन आर इन मोल्टन फॉर्म। ऐसी शय जो पिघली हुई या सॉल्यूशन की हालत में अपनी बॉडी में से, अपने अंदर से करंट गुजरने की इजाज़त दे। इसका मतलब है जो क्रोमियम सल्फेट एक इलेक्ट्रोलाइट है, इट्स मीन कि ये टूट सकता है, ये टूट कर अपने आयंस में चेंज हो जाएगा। जब क्रोमियम टूटेगा 2 क्रोमियम निकलते हैं। ये देखें Cr2 है ना, 2 क्रोमियम के आयंस निकलते हैं जिन पे +3 चार्ज होता है। 3 सल्फेट निकलते हैं, 3SO4-2। ये बच्चों +2 -2 +3 ये ना इनकी चार्जेस हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ठीक है। जब एक क्रोमियम सल्फेट टूटेगा Cr2SO4 थ्राइस, तो ये क्रोमियम जब टूटता है 2 क्रोमियम के आयन और 3 सल्फेट के आयन जनरेट करता है। ये जो सारा इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्रोमियम के आयन भी मौजूद हैं, सल्फेट के आयन भी मौजूद हैं, क्रोमियम के आयन भी मौजूद हैं, सल्फेट के आयन्स भी मौजूद हैं, क्योंकि ये सारे का सारा एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है। ये सारा एक टैंक है ना। ये दोनों रॉड इस सॉल्यूशन के अंदर डूबे हुए हैं, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डूबे हुए हैं, ठीक है। जैसे ही हमने सर्किट को ऑन किया है, ये बैटरी है,
जैसे ही हमने सर्किट को ऑन किया है, क्रोमियम जो एनोड था वहाँ से क्रोमियम निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, सोल्यूशन में आ जाएंगे, और इस सोल्यूशन में माइग्रेट करके, यूं माइग्रेट कर कर इस आयरन की स्पून के ऊपर या इस स्टील के सरफेस के ऊपर या इस कॉपर के ऊपर आकर चिपक जाएंगे। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसे होगा। यहां से चूंकि क्रोमियम के आयन निकल रहे हैं, एनोड आयन कब बनते हैं, पॉजिटिव आयन, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। यहां पर एनोड में देखें तो आप क्रोमियम जो है ये पॉजिटिव आयन है, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर रहा है। जहां इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होते हैं उस जगह को बोल देंगे ऑक्सीडेशन। इसका क्या मतलब है, जो एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गई है। एनोड पे क्या हो गई बच्चों, ऑक्सीडेशन। कैसे पता लगा, क्योंकि क्रोमियम ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस्ट कर दिए, इसलिए तो पॉजिटिव आयन बन गया। यही क्रोमियम आयन जब कैथोड पे जाएंगे तो कैथोड में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। कैथोड का काम है रिडक्शन कराना। कैथोड पे रिडक्शन होती है, कैसे होती है, जब क्रोमियम के 3 एक आयन यहाँ पर आएगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो जाएंगे और क्रोमियम न्यूट्रल होकर इसकी सरफेस के ऊपर चिपक जाएगा। ऐसे क्रोमियम इस स्पून के ऊपर स्टिक हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। कैथोड जो है यहाँ पर रिडक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होती है। क्रोमियम के आयन एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ उसकी सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। इस तरीके से किसी भी सरफेस के ऊपर क्रोमियम की कोटिंग की जा सकती है। सिल्वर की कोटिंग भी बच्चों ऐसे ही है। हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक डिस्कस किया था, अगर उसमें किसी बच्चे की कमी रह गई है, एनोड सिल्वर का बना दें, इलेक्ट्रोलाइट भी सिल्वर का ले लें। जैसे ही सर्किट ऑन करेंगे, जैसे ही सर्किट ऑन करेंगे, सिल्वर के आयन एनोड से निकलेंगे, कैथोड की तरफ माइग्रेट करेंगे और कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे, सिल्वर की कोटिंग हो जाएगी। अच्छा बच्चों, ये जो क्रोमियम की कोटिंग है, उम्मीद है सारे बच्चों को क्लियर होगी। क्रोमियम आयरन के ऊपर तो आसानी से चिपक जाता है, क्रोमियम की कोटिंग आयरन के ऊपर आसानी से हो जाती, कॉपर के ऊपर भी हो जाती, लेकिन क्रोमियम की कोटिंग डायरेक्ट स्टील पे नहीं होती। अगर आप क्रोमियम की कोटिंग की बात करें, आयरन के ऊपर इजीली हो जाती। क्रोमियम की कोटिंग जो है कॉपर के ऊपर भी आसानी से हो जाती है, लेकिन अगर हम क्रोमियम की कोटिंग स्टील पे डायरेक्ट कर देना तो क्रोमियम जो है स्टील के ऊपर चिपकता नहीं है, डू नॉट डिपॉजिट वेल, ज़्यादा अच्छी तय नहीं जमती उसकी। स्टील के ऊपर हम डायरेक्ट कोटिंग नहीं करते, फिर हम क्या करते हैं, स्टील जो है, स्टील के ऊपर पहले कोटिंग करते हैं कॉपर की। स्टील के ऊपर पहले बच्चों कॉपर की कोटिंग करते हैं, कॉपर के ऊपर फिर क्रोमियम की कोटिंग करते हैं, यानी कि हम क्रोमियम को धोखा दे देते हैं। क्रोमियम की जो कोटिंग है डायरेक्ट स्टील के ऊपर नहीं की जा सकती, इसलिए हम क्या करते हैं, क्रोमियम की कोटिंग पहले, कॉपर की कोटिंग जो है पहले स्टील पे करते हैं, क्योंकि स्टील के ऊपर कॉपर की कोटिंग हो जाती है और कॉपर के ऊपर फिर अब क्रोमियम की कोटिंग हो जाएगी। ये एक अलग से सवाल भी बन सकता है, वाई क्रोम इज नॉट कोटेड डायरेक्टली ओवर स्टील। क्रोमियम जो है ये स्टील के ऊपर डायरेक्टली कोट क्यों नहीं होता, उसकी रीज़न ये है कि कोटिंग ऑफ क्रोमियम, लेयर ऑफ क्रोमियम डू नॉट डिपॉजिट वेल ऑन स्टील। स्टील के ऊपर इसकी तह बराह रास्त डायरेक्टली नहीं जमती, दैट्स वाई वी फर्स्टली डिपॉजिट द कॉपर ऑन स्टील। इसलिए हम पहले कॉपर की प्लेटिंग स्टील पे करेंगे, फिर कॉपर के ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग कर देंगे, फिर वो आसानी से उसके अंदर कोट हो जाएगी। ये बच्चों एक टॉपिक और हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट वाला टॉपिक था इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। अब सारे बच्चे वक्त ज़ाया किए बगैर ना अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स ओपन करें, इसकी एक्सरसाइज में आ जाएं। एक्सरसाइज के MCQs नंबर 5, 6, 8, 9, 10 मैं भी बुक से एक पकड़ लेता हूँ, ठीक है, और आप सारों को बच्चे जो है वो हम मिल के MCQs सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चों, बुक मेरे पास है, बुक्स खोल लें, MCQs नंबर 5 पे आ जाए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट। 4 ऑप्शंस हैं, आपने बताना है इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो अपने सॉल्यूशन से करंट पास करने की इजाज़त दे। आपने ढूंढना है कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका अगर हम सॉल्यूशन बनाएं तो उसमें से करंट पास नहीं होगा। सबसे पहला शुगर सॉल्यूशन, बच्चों शुगर ही है, गुड लक है हमारी, हमें पहला आंसर ही मिल गया। शुगर सॉल्यूशन ए, जो शुगर का सॉल्यूशन है हमने डिस्कस किया था, इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसमें से करंट पास नहीं होता जी। दूसरा एमसीक्यूज नंबर 6, क्रोयन की सबसे आम मिसाल, रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड क्रोयन। लोहे को जंग लगने को हम क्रोयन बोलते हैं बच्चों। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कहाँ पे है? बी, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये लो बच्चों, ये आपका एमसीक्यूज नंबर 6। एमसीक्यूज नंबर 8, एमसीक्यूज नंबर 8, उसमें क्या लिखता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनता है। हमने एक इक्वेशन पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू रिड्यूसिंग एजेंट में, उसमें हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर। या 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, हमने गलत ऑप्शन बतानी है। उसने हमसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट अक्कर व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से मिलती है कौन सा रिएक्शन नहीं होता? ए ऑप्शन में लिखता है हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होती है। ये बात तो ट्रू है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हुई है, इसका मतलब है ऑक्सीजन की रिडक्शन हुई है। ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन बच्चों हमने तो गलत को बताना है ना, तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन हासिल करती है, बिल्कुल सही है बच्चों। हाइड्रोजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गलत। हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, डी ऑप्शन आएगा। डी ऑप्शन में क्या लिखता है? हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात गलत है, हाइड्रोजन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बात गलत है, ये जवाब नहीं है जी। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 9, रस्ट का फॉर्मूला, जंग का उसने फॉर्मूला पूछा हुआ है Fe2O3.NH2O। कौन सी ऑप्शन होगी बच्चों? ए ऑप्शन में लिखा हुआ है जंग का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3.NH2O। रस्टिंग ऑफ आयरन में हमने ये पढ़ा था। और आखिरी वाला सवाल बच्चों, जिंक और HCl के दरमियान रिएक्शन हुआ था, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था वो हाइड्रोजन था। बी ऑप्शन है, H पॉजिटिव बच्चों, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, इसने ऑक्सीडेशन की थी। तो ये बच्चों हमारे एमसीक्यूज भी सॉल्व हो गए। ये जो पूरे का पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर के अंदर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बन गए। जैसा कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक क्वेश्चन बनता है। व्हाट आर रेडॉक्स रिएक्शन, 2 सवाल। तीसरा सवाल, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद स्पेशल रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉन, 3 सवाल। नेक्स्ट में बच्चों एक सवाल था डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, नीचे आपको एग्जांपल्स दिए होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट में डिफरेंस लिखें, फ़र्क बनता है। उसके बाद उससे नेक्स्ट में जो टॉपिक था व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस। मज़ीद अगर हम अपने क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करें तो इसमें पढ़ा था व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की 2 टाइप्स हैं, वोल्टिक और गैल्वेनिक, उनको डिस्कस किया। उसके बाद प्रोसेस ऑफ क्रोयन की डेफिनेशन, रस्टिंग किसे कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन की डेफिनेशन, ये बल्कि एक पूरा नोट भी था। मेथड ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग से क्रोयन से कैसे बच सकते हैं, 4 मेथड्स। मेटेलिक कोटिंग क्या है, अलाउइंग क्या होती है, ये अलग से क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। गैल्वेनाइजिंग और टिन कोटिंग 2 फिजिकल मेथड्स हैं, वो डिस्कस किए। उसके अलावा हमने एक क्वेश्चन बनाया था व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
सिल्वर कोटिंग, और हमारा आज का आखिरी वाला टॉपिक बन गया क्रोमियम कोटिंग। इसके अंदर एक क्वेश्चन और छुपा हुआ है, वाई क्रोमियम इज नॉट कोटेड डायरेक्टली ऑन स्टील। तो ये बच्चों हमारे इस चैप्टर के पूरे शॉर्ट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट में हम चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे, और उसी चैप्टर के अंदर बच्चों मैं आपको ये जो आज वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है ना हमारा, इस पूरे चैप्टर के सारे जितने भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आपको मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 23 के अंदर जो है वो हम सारे के सारे लिख दूंगा बोर्ड के ऊपर, ठीक है। आप उस दिन स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव कर लेना। अच्छा बच्चों, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।